वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज विश्व इतिहास के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज से जो है विश्व इतिहास की एक सीरीज शुरू हो रही है जिसमें सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पार्ट 3 होगा और विश्व इतिहास के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हल करेंगे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत और चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में दिया गया है। और विश्व इतिहास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास सब्जेक्ट के लिए। सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज विश्व इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको देखेंगे। चलिए बिना देर के आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग का है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ? यह आसीन हो जाएगा। ऑप्शन आपके हैं 1772, 1773, 1774 या 1780। लुई 16वां यह फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था, कब बैठा था? तो यह 1774 ईस्वी में बैठा था और यह बोर्बो राजवंश का था। इसको भी जान लेंगे, यह बोर्बो राजवंश का था लुई 16वां। और जब यह बैठा तो उस समय इसकी उम्र केवल जो है 20 वर्ष थी। 20 वर्ष इसकी उम्र थी और इसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट के साथ हुआ था। एंतोइनेट के साथ हुआ था। तो लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। आज का दूसरा प्रश्न है, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट किस देश की राजकुमारी थी? अभी मैंने आपको बताया ऊपर। तो लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया। तो यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और यह जो है अब इनके बारे में जान लेंगे। तो यह मारिया थेरेसा मेरी एंतोइनेट जो थी मारिया थेरेसा और सम्राट फ्रांसिस प्रथम की जो है यह सबसे छोटी संतान थी मेरी एंतोइनेट। और ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की आखिरी रानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? 3, 2, 4 या 5? तो 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में विभाजित था और प्रथम के अंतर्गत जो थे ये पादरी वर्ग था। दूसरे के अंतर्गत जो था आपका ये कुलीन वर्ग थे और तीसरा जो था यह इसमें जो है व्यापारी, कर्मचारी, वकील, कारीगर, किसान वे थे इसमें।
भूमिहीन, मजदूर, नौकर इत्यादि सभी थे। 3 वर्ग उस समय था 18वीं शताब्दी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, किस स्टेट के लोग जो है कर अदा करते थे? प्रथम स्टेट्स, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त सभी? तो ऊपर के जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो कर नहीं देते थे, बल्कि तृतीय स्टेट था यही जो है कर देता था। ये ऊपर के प्रथम और द्वितीय जो थे ये कर से इनको छूट प्राप्त थी और ये कर नहीं देते थे। तृतीय स्टेट्स जो है यही कर देता था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइड शब्द से तात्पर्य धार्मिक कर, भूमि कर, बेगारी या गृह कर? तो टाइड जो था यह एक धार्मिक कर था। यह एक धार्मिक कर था और यह किसके द्वारा लगाया जाता था? तो यह चर्च द्वारा जो है किसानों से यह कर का एक हिस्सा जो है टाइड के रूप में वसूला जाता था। आगे का प्रश्न देखेंगे, सूची का मिलान करना है, लिब्रे, स्टेट्स, टाइड या टाइल? तो इसमें बताना है कि इधर आपके ऑप्शन है उसके और बताना है कौन किससे मेल खाएगा। तो लिब्रे जो था यह फ्रांस की प्राचीन मुद्रा थी। लिब्रे फ्रांस की प्राचीन मुद्रा थी। स्टेट्स जो था आपका यह जो है क्रांति से पहले जो है फ्रांसीसी समाज की श्रेणी थी। मैंने अभी ऊपर बताया आपको 3 वर्गों में बटा हुआ था। और टाइड जो था ये चर्च द्वारा, अभी ऊपर के प्रश्न में बताया गया, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर था। टाइल जो था यह आपका सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। टाइड और टाइल में कंफ्यूज मत होइएगा। टाइड जो था चर्च द्वारा वसूला जाता था, धार्मिक कर था, और टाइल जो था ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। और इसका मिलान हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, द स्पिरिट्स ऑफ लाज नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? जॉन लॉक, मॉन्टेग्यू, रूसो या अरस्तू? द स्पिरिट ऑफ लाज के लेखक का नाम बताना है। पुस्तकों के नाम भी पूछता है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो इसमें बताना है कि द स्पिरिट ऑफ लाज पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मॉन्टेस्क्यू थे। इसके लेखक जो है मॉन्टेस्क्यू थे। और इस पुस्तक में क्या लिखा गया उसको भी जान लेंगे। तो इस पुस्तक में जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही गई है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 8 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 12, 14, 13 या 15? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट्स जनरल जो है यानी प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी ये बताना है आपको। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1789, 1618, 1605 या 1614? तो स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा जो थी एक राजनीतिक संस्था थी और
इसमें जो है तीनों स्टेट यानी प्रथम जो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जो है मजदूर किसान व्यापारी इसमें थे। ये अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे अलग अलग, और इसमें जो है सम्राट ही निर्धारित करता था कि इस संस्था की बैठक यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक जो है कब बुलाई जाएगी। तो इसकी अंतिम बैठक जो है 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। 1614 ईस्वी में इसकी अंतिम बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था थी। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संस्था की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सम्राट पर थी। इसकी अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। आपके ऑप्शन है 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 3 4 या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें पहला आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि यह एक राजनीतिक संस्था है। इसमें 2 नहीं बल्कि 3 स्टेट थे, तो ये तीसरा इसमें नहीं दिया है। तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे, तो ये गलत हो जाएगा। और मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि यह निर्धारित सम्राट ही करता था कि कब बैठक बुलाई जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। और इसकी अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। तो 1 2 1 3 और 4 ये सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट्स जनरल की, यहाँ जनरल हो जाएगा, बैठक कब बुलाई थी। ऑप्शन है 5 मई 1789, 8 मई 1789, 5 मई 1790, 6 मई 1788। तो नए करों के प्रस्ताव के लिए 5 मई 1789 को जो है स्टेट्स जनरल की जो है यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक जो है बुलाई गई थी फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें द्वारा। आगे का प्रश्न देखेंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लेखक बताना है तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लेनिन या सुकरात। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा जो है पुस्तक के लेखक जो है ये आपका रूसो हैं, रूसो। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किस स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी। किसने जो है स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो तीसरे स्टेट के जो है प्रतिनिधि थे उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। वे खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज्य का प्रवक्ता मानते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। तीसरा स्टेट क्या है नाम से एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पंपलेट किसने लिखा था। मिराबेओ, आबे सिए, रूसो या जियापाल मरा। तो इसको किसने लिखा था, ये जो तीसरा स्टेट पैम्पलेट नाम से जो प्रचार पुस्तिका थी उसे किसने लिखा था। तो आबे सिए ने लिखा था, इसको आबे सिए ने लिखा था। और आगे का यह जो है मूलतः रूप से ये आबे सिए मूल रूप से पादरी था। ये क्या था, ये मूल रूप से पादरी था। आगे का 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी मिलान करना है। एक तरफ ऑप्शन तिथियां दिया है, दूसरी तरफ जो है तो इसको मिलान करके बताना है कि कौन इसमें सही हो जाएगा। 1774 में क्या हुई थी घटना, अभी आपको ऊपर मैंने बताया था। तो 1774 ईस्वी में लुई जो है 16वां फ्रांस का राजा बना था। लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था। 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान किया गया था। 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना और 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन फ्रांस का एक महान सम्राट भी था, भले ही उसकी हार हो जाती हो मगर वह एक महान सम्राट था। और
इस तरह जो है इसका मिलान हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 3 हो जाएगा आपका और 2 का 4, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। भीड़ द्वारा बास्तील किले का पतन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 20 जून 1789 या 16 जुलाई 1789। बास्तील किले का पतन कब किया गया था ये बताना है आपको, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसी दिन फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है भीड़ ने बास्तील किले का पतन किया था, और इस दिन जो है पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट द्वारा सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया गया था, और अफवाह भी फैला दी गई थी कि सेना द्वारा आम नागरिकों पर गोलियां चलाई जाएंगी, जिससे जो है भीड़ द्वारा बास्तील किले का ध्वंस करके विदेश जो कैदी थे उनको छुड़ाया गया और हथियारों को अपने कब्जे में लिया गया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था? 14 जुलाई 1789, 6 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1790 या 4 अगस्त 1789। तो असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश जो है यह 4 अगस्त 1789 को पारित किया था। 4 अगस्त 1789 को पारित किया था। धार्मिक कर एवं पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया था, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में जाने जाते हैं? नैसर्गिक और अहरणीय: जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? तो ये सभी हो जाएंगे। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी बराबरी का अधिकार, उपयुक्त सभी। ये संविधान में जो था पुरुष और नागरिक घोषणा अधिकार घोषणा पत्र, जो फ्रांस का संविधान था, उसमें अंतर्गत ये सब चीजें दी गई हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। लामी द पीपल, जनता का मित्र नामक अखबार का संचालन किसके द्वारा किया गया? अरस्तु, जिया पालमरा, आबेसिया या जॉन लॉक। तो लामी द पीपल, जनता का मित्र जो है नामक अखबार का संचालन जो है यह जो है जिया पाल मरा के द्वारा किया गया था, और इस समाचार पत्र में नेशनल असेंबली के संदर्भ में टिप्पणी की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? ले बार्बिए, डेविड लियोपोल्ड बाइली या जियामाल मरा जो है इसके द्वारा बनाया गया था, ये बताना है आपको। तो यह जो है ले बार्बिए द्वारा जो है बनाया गया था, और यह 1790 ईस्वी में बनाया गया था। यह 1790 ईस्वी में बनाया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। यहाँ भी एक सूची दी गई है, उसको मिलान करना है प्रथम से द्वितीय का। तो ये प्रथम सूची, और यहाँ प्रतीक चिन्ह है और उसके बाद उसकी पहचान है। तो राजदंड क्या है उसको बताना है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो राजदंड जो था ये आपका ये शाही सत्ता का प्रतीक था। शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यह जो था समानता का प्रतीक था। और छड़ों का बरछीदार गट्ठर, यह एकता का प्रतीक था। और टूटी हुई जंजीर,
यह दासों के आज़ादी का प्रतीक था। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, यह बी वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका, नेशनल असेंबली द्वारा प्रसा एवं राष्ट्रीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपके हैं 1793, 1794, 1792 या 1789 में। कब की गई थी ये बताना है आपको। तो नेशनल असेंबली द्वारा है जो घोषणा की गई थी 1792 ईस्वी में, अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में 1792 ईस्वी में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की गई थी और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे थे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1792 ईस्वी। आगे का प्रश्न देखेंगे, मार्सिले शब्द इंगित करता है फ्रांस का राष्ट्रगान, ऑस्ट्रिया का राष्ट्रगान, फ्रांसीसी संसद या फ्रांसीसी राज्य आज्ञा। तो यह जो है मार्सिले शब्द जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है और इसको यह गीत जो है कह सकते हैं पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचनाकार हैं राजेट दी लाइन, नानिन वाले, रोबेस्पियर या ओलंप द गूंज। तो फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचनाकार आपके हो जाएंगे राजेट दी लाइन, राजेट दी लाइन हो जाएंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मुसोलिनी, हिटलर या जियापाल मरा। तो जैकोबिन क्लब का जो है यह मुख्य नेता कौन था ये बताना है आपको। तो इसका मुख्य नेता जो था आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ही था और इस क्लब के एक बड़े वर्ग ने जो है कह सकते हैं कि धारीदार लंबी पतलून पहनने का भी निर्णय लिया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 100 कुलात के नाम से किस संगठन के सदस्य को जाना जाता है? मार्क्सवादी, जैकोबिन, नाथसीवादी या फांसीवादी। तो 100 कुलात के नाम से जो है जैकोबिन संगठन के सदस्यों को जाना जाता है और 100 कुलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले, बिना घुटनने वाले, बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष जो था, यानी पुरुष जो 100 कुलात था, यह जो है लाल रंग की टोपी पहनते थे, लाल रंग की टोपी पहनते थे, लाल रंग की टोपी पहनते थे 100 कुलात पुरुष जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैकोबिन। अब इसमें मिलान करना है, 100 कुलात घुटन्ना कॉन्वेंट। तो सही मिलान करना इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या उपयुक्त सभी। तो 100 कुलात जो था आपका मैंने अभी बताया बिना जो है ये कह सकते हैं कि ब्रीचेज वाली दंपत्ति और इसके अलावा घुटन्ना घुटने तक पहना जाने वाला ब्रीचेज, कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित इमारत। तो ये आपका जो है सभी सुमेलित हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं हो। तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत भी जो थी कॉन्वेंट थी। घुटन्ना मैंने बता दिया आपको। तो इसका उत्तर सभी सुमेलित हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीनों विकल्प सत्य हैं।
फ्रांस से राजतंत्र का अंत कब किया गया? 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1790 या 21 दिसंबर 1792, 21 दिसंबर 1794। तो फ्रांस से राजतंत्र का अंत जो है 21 सितंबर 1792 को किया गया था। 21 सितंबर 1792 को अंत कर दिया गया था और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी की सजा कब दी गई? 22 जनवरी 1792, 21 जनवरी 1793, 24 जनवरी 1793 या 22 फरवरी 1793। तो इसको लुई 16वें को जो है फांसी की सजा जो है यह 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दी गई थी और यह फांसी की सजा उसे देशद्रोह के आरोप में दी गई थी। देशद्रोह के आरोप में दी गई थी और प्लेस डी ला कॉन्फर्ड में जो है उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, किस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है? 1790 91, 1789 92, 1793 94, 1794 95। तो आतंक का युग जो है 1793 से 94 के बीच को माना जाता है। 1793 से 94 तक का जो समय था वो आतंक का युग था और इस दौरान जो है रोबेस्पियर इसी का नियंत्रण था और इसने दंड की सख्त नीति अपनाई थी। तो 1793 से 94 के बीच में इसका आतंक का युग था। अब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गिलोटिन से क्या तात्पर्य है? आर्थिक कर्ब, कपड़ा बनाने की मशीन, दो खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन, सूत काटने वाली मशीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जो था दो खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन थी और इसका आविष्कार जो था यह डॉक्टर गिलोटिन महोदय ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर उसका गिलोटिन नाम पड़ गया। डॉक्टर गिलोटिन महोदय ने जो है इसका आविष्कार किया था और इस पर जो है जो दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था इसके बीच रख के। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, मिलान करना है। मंस्यूर, मदाम, सितोइन, तो इसको मिलान करना है, कौन किससे मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं इसका मिलान जो है। मंस्यूर का मतलब हो जाएगा महाशय और मदाम का मतलब हो जाएगा महोदया, सितोइन का मतलब हो जाएगा ये नागरिक हो जाएगा और सितोइन का मतलब नागरिका हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा इस तरह और इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, रोबेस्पियर को जो है गिलोटिन यानी मृत्युदंड कब दिया गया? जुलाई 1794, जुलाई 1789, अगस्त 1990 या जुलाई 1791। तो आपको बताना है कब इसको मृत्युदंड यानी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। तो यह जो है आपका जुलाई 1794 ईस्वी में इसे न्यायालय द्वारा जो है दंडित घोषित किया गया था, दोषी ठहराया गया था और इसी समय इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको देखना है कि कथन पे विचार करना है अपना। रोबेस्पियर सरकार से कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। रोबेस्पियर सरकार ने सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी प्रतीक का माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया था। अब सफ़ेद महंगे आटे का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया, गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। तो इसका उत्तर आपको देखना है कि 1 2 3 या 2 3 4 या 1 2 4 या उपरोक्त सभी कौन आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कौन सही हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, ये सही है। और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी रोटी, बराबरी की प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी, ये भी सही है आपका।
और गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई थी, ये भी सही है। तो 1 और 2 और इसके बाद 4 नंबर का सही हो जाएगा। 1 2 4 ये आपका सही हो जाएगा। डायरेक्टरी कितने सदस्यों वाली कार्यपालिका थी? 5, 7, 8 या 10? तो यह 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी। इसका उत्तर 7 नहीं बल्कि 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी डायरेक्टरी। तो इसका उत्तर 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी जो डायरेक्टरी कहलाती थी। और इसी के तानाशाह रवैये के चलते जो है नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे का देखेंगे, पेरिस की औरतें महिलाएं वर्साय की ओर कब कूच की थी? तो इसका ऑप्शन 6 अक्टूबर 1790, 5 मार्च 1789, 5 अक्टूबर 1789 या 5 मार्च 1790। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की औरतें वर्साय की ओर कूच की थी और राजा को अपने साथ ही लेकर लौटी थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस क्रांतिकारी महिला द्वारा तैयार किया गया था? ओलंप दे गूज, नानीज वाले, एड्रीना या मेरी एंतो एनेत द्वारा? तो यह किसके द्वारा तैयार किया गया था बताना है आपको। तो यह जो थी ये ओलंप दे गूंज थी, इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था और इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध भी किया था। तो ओलंप दे गूंज यही इन्होंने ही घोषणा पत्र तैयार किया था। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1942, 1945, 1947 या 1946? कब जो है इनको मताधिकार प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान महिलाओं ने अपने हितों की बात भी की थी। तो इन्हें जो है 1946 ईस्वी में जो है मताधिकार प्राप्त हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर किस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे? बोर्दे या नाम्ते, मार्सिले, ले हावरे या मापुतो? तो फ्रांसीसी सौदागर जो है यह बोर्दे या नाम्ते बंदरगाह से जो है अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहां से वे स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध थे? तंबाकू, नील, चीनी एवं काफी, तंबाकू, कहवा, रबर, चाय, नील एवं काफी, नील, चीनी एवं कपास? तो ये बताना है आपको किसके लिए वो प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है। ये कैरिबियाई उपनिवेश थे। कौन कौन थे ये अभी आपने देख लिया, मार्टिनिक, गार्डेलोप, सैन डोमिंगो। तो इसको बताना ये किसके लिए फेमस थे? तो यह जो है तंबाकू, नील, चीनी एवं काफी के उत्पादन के लिए जो थे प्रसिद्ध थे, इसी खेती के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सही हो जाएगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि निग्रो किस क्षेत्र के मूल निवासी थे? सहारा रेगिस्तान के उत्तरी क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र या सहारा रेगिस्तान के पूर्वी क्षेत्र? तो निग्रो जो थे यह सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले इसका उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले यह स्थानीय समूह थे। और यह एक अपमानजनक शब्द है जो अब इस्तेमाल में नहीं होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यह सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है देशभक्त
कसरती दाब मशीन समाज में किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते थे? न्याय के विचार को बदलना, बराबर का अधिकार, विधिक अधिकार, विशेषाधिकारों का आनंद। आपको बताना है कि इसमें क्या इसका उत्तर हो जाएगा। इस मशीन के देशभक्त कसरती दाब मशीन के बारे में जान लेंगे। तो इसका प्रयोग मोटापा घटाने के लिए किया जाता था। मोटापा घटाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। और यह जो है परिवर्तन जो लाना चाहती थी, न्याय के विचार को व्यवहार में लाना। इसका जो है यही था कि न्याय के विचार को जो है व्यवहार में लाया जाए। और 1790 ईस्वी में एक अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र था जो न्याय के व्यवहार को विचार में बदलना चाहते थे। आगे का प्रश्न आपका है, बास्तील के विध्वंस के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया? दास प्रथा का अंत, उपनिवेशों की समाप्ति, ड्यूमा का निर्माण या सेंसरशिप की समाप्ति? तो बास्तील के विध्वंस के बाद जो है आपका सेंसरशिप की समाप्ति, ये महत्वपूर्ण कानून जो है अस्तित्व में आया था। और बास्तील का दुर्ग जो है यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इसका विध्वंस हुआ था। और इसी के बाद जो है यह कानून आया था सेंसरशिप की समाप्ति वाला। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1811, 1805, 1804 या 1810 में? तो नेपोलियन बोनापार्टा ने जो है 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। और उसने यूरोपीय देशों की विजय यात्रा भी शुरू कर दी थी। और पुराने राजवंश को हटाकर साम्राज्य की बागडोर जो है अपने परिवार के सदस्यों को दे दिया था उसने। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 1814, 1815, 1818 या 1821 में? तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेनाएं थी। और इसी युद्ध में नेपोलियन की पराजय होती है, क्योंकि ये इसका अंतिम युद्ध था। आगे का प्रश्न देखेंगे, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा के रचनाकार कौन है? सुशोभन सरकार, नीलमणि, राजा राममोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा के रचनाकार सुशोभन सरकार हैं। और इस पुस्तक में फ्रांस में जुलाई क्रांति के संदर्भ में दर्शाया गया है। आगे का प्रश्न देख लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति ने किन भारतीयों को प्रभावित किया था? टीपू सुल्तान, राजा राममोहन राय, ए और बी रविन्द्रनाथ टैगोर? तो फ्रांसीसी क्रांति ने जो है दो लोगों को प्रभावित किया था, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय को। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय को प्रभावित किया था इसने। आगे का प्रश्न, ये आज का अंतिम प्रश्न था। और वीडियो के प्रश्न कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये पूरा फ्रांसीसी क्रांति से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सबको इसमें शामिल किया गया था। अब अगला चैप्टर अगले दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।